तो सर जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जी इसका नेक्स्ट एपिसोड लाओ। तो आ चुका हूँ मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। CH-104 रागिनी की जान खतरे में। शौर्य आज बहुत खुश था कि उसे कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली थी, साथ ही दवाइयों का ज्ञान भी जो स्वयं भगवान धन्वंतरी ने पीछे छोड़ा था। जब भगवान कल्कि आएंगे तो उन्हें भी वह ज्ञान मिलेगा, लेकिन इस वक्त शौर्य ने तो उसे पहले ही हासिल कर लिया था। साथ ही उसे ढेर सारे आध्यात्मिक पत्थर मिले थे जो उसे साधना करते वक्त मदद करने वाले थे। ऊपर से उसे ताकतवर बनाने वाला वह ब्रेसलेट मिला था जिसमें अमृत था। अब शौर्य पूरी तरह निश्चिंत होकर घर वापस आ चुका था। जब वह घर वापस पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। घर पर आते ही विराज दौड़कर वहां आया और बोला, शौर्य तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। मुझे छोटे दादाजी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें बहुत ही गंभीर चोट आई है। डॉक्टर भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सिर पर चोट लगने की वजह से उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर जो भाव थे उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उसने उसी भाव से कहा, कैसे हुआ ये? विराज बोला, इसके पीछे अग्रवाल ग्रुप का हाथ है। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और विराज के हाथ में एक जीवन रक्षा गोली रख दी और बोला, ये लो, तुम अभी द्वारिका के लिए निकलो और उस औरत को ये गोली खिला देना, वह ठीक हो जाएगी। विराज ने गोली हाथ में ली और शौर्य को हैरानी से देखकर बोला, शौर्य, वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है उनकी? ये सुनकर शौर्य बोला, उस औरत ने भी मेरी कहाँ चिंता की थी, मेरे जन्म के बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया था। साथ ही जब मैं घर में था तो उसने खुद मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश की थी। ऐसी औरत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे दादी के वजह से उन लोगों को जिंदा रखना पड़ रहा है, वरना अब तक सिर्फ यही एक अग्निहोत्री परिवार इस दुनिया में होता। जब शौर्य ये कह रहा था तो उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसके हर एक शब्द से अंगार बरस रहे थे। विराज भी शौर्य की भावना समझ गया और तुरंत कोल्हापुर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शौर्य अपने कमरे में आकर अपनी कुर्सी पर सिर टीकाकार बिय गया और पुरानी यादों में अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन हर याद में उसे उसकी माँ की वही घिन भरी आंखें और नफरत याद आ रही थी। जैसे जैसे शौर्य उन बातों को याद कर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। तभी उसने अपने कंधे पर एक कोमल हाथ महसूस किया। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी बड़ी चाची उसके पीछे खड़ी थी। उन्होंने शौर्य से कहा, शौर्य बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ। एक माँ अपने शरीर से अपने मांस के गोले को कभी दूर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे आज भी यकीन नहीं होता अपने घमंड के नशे में तुम्हारे माँ ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया। शौर्य, फिर भी तुम्हें अपने बेटे होने का दर्द निभाना चाहिए और जाकर उससे मिल लेना चाहिए। तभी शौर्य बोला, मुझे माँ के प्यार की अब जरूरत नहीं है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब दादी कहीं बाहर चली जाती थी तो वो औरत नौकरों से कहकर मेरे कमरे पर ताला लगवा देती थी और मैं उन ठंडी रातों में उस बड़े से घर के बाहर ओसरी में सोता था, जबकि वह अपने कमरे में एक गर्म बिस्तर पर आराम करती थी। अब वह मर भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं दिल का इतना कठोर कभी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है। अब वे लोग आमने मरते दम तक मुझे वापस पाने के लिए तड़पेंगे, पर मैं अब उनका नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी छवियां मेरे दिल से कब की मिट चुकी है। इस परिवार में देखो, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। आप लोग हर बच्चे को एक जैसा समझते हो और वहाँ हर बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसे वे लोग अहमियत देते हैं। मुझे तो शक होता है कि वे लोग इस परिवार से खून से कैसे जुड़े हैं। ये सुनकर अपनी भारी आंखों से चाची ने शौर्य को अपने गले से लगाया। शौर्य का दादी के गुजर जाने के बाद दबा हुआ दुख किसी बांध की तरह फूट गया और उसके आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बहने लगे। उसने अपनी चाची में अपने दादी की छवि देखी थी। वह सिसक सिसक कर रोने लगा। लगभग 10 मिनट तक शौर्य ने आंसू बहाए और फिर कुछ निर्णय लेते हुए बोला, मैंने तय कर लिया है, मैं अब यही रहूंगा और उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये परिवार मुझे वह गर्माहट की याद दिलाता है जो मुझे अकेली दादी देती थी। ये सुनकर बड़ी चाची ने शौर्य के सिर पर हाथ फेरा और बोली, जरूर तुम हमारे पास रहोगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। तुम्हारे आने से परिवार में खुशियां दुगनी हो गई है। अगर तुम यहाँ रहे तो हर दिन एक त्योहार होगा इस घर के लिए। शौर्य ने फिर अपने आंसू पोंछे और फिर चाची से विषय बदलकर दूसरी बातें करने लगा।
दूसरी तरफ दुष्यंत अस्पताल में यहाँ वहां फेरे मार रहा था। दीनानाथ और सिया वहीं बैठे थे। सिया रोए जा रही थी और बार बार अपने भाई को फोन लगा रही थी, मगर शौर्य का फोन बंद आ रहा था। 2 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ गए। उनके आते ही उनके चेहरे के भाव को देखकर दुष्यंत समझ गया कि वे लोग रागिनी को बचाने में असफल हो गए हैं। तभी डॉक्टर आगे आकर बोले, हमने उनकी दिमाग की सर्जरी करके जमा खून निकाल दिया है, लेकिन पेशेंट होश में आने तक हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये सुनकर दुष्यंत वहीं नीचे बैठ गया। सिया चिंख कर रोने लगी। दीनानाथ अपना दिल पकड़कर बैठ गए। आज इस परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था और उनका संकट मोचन उनके साथ नहीं था। तभी हॉस्पिटल में दौड़ते हुए विराज पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक छोटा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखते ही दीनानाथ तुरंत आगे आए और उसे अपने हाथ में लेकर रागिनी जहां ऑपरेशन रूम में थी वहां सीधे चले गए। उन्होंने वह गोली ली और रागिनी के मुंह में डाल दी। गोली उसके जबान से लगते ही घुल गई और उसके शरीर के सारे घाव किसी जादू की तरह भर गए। कुछ ही देर में रागिनी को होश आया। होश आते ही रागिनी शौर्य का नाम लेकर चिल्लाते हुए उठ गई। उसके सामने दीनानाथ खड़े थे। उन्हें देखकर रागिनी ने पूछा, मेरा शौर्य कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। तभी डॉक्टर्स जिन्होंने रागिनी का ऑपरेशन किया था अंदर आकर उसके देखने लगे। उसके शरीर पर बने ऑपरेट के स्टिचेज भी भर गए थे। रागिनी को देखकर उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही औरत है जिस पर उन्होंने 2 घंटे का ऑपरेशन किया था। तभी रूम के अंदर विराज आया और उसने रागिनी को देखते हुए पूछा, चाची आप अब कैसा महसूस कर रही है? ये सुनकर रागिनी को बेहोश होने के पहले की बात याद आई। जब वह वापस आ रही थी तभी उसके ड्राइवर ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी और परिवार में किसी के बीमार होने का बहाना देके वह वहां से निकल गया। इस वजह से रही आज अकेली ड्राइविंग करते हुए घर की तरफ आ रही थी। तभी एक चौराहे पर अचानक एक ट्रक उसके गाड़ी को उड़ाकर आगे निकल गया। जब वह अपनी गाड़ी में फंस कर बेहोश होने वाली थी तभी उसने उस अग्रवाल ग्रुप के आदमी को उस ट्रक से उतरते हुए देखा था। उसने सब याद करते हुए विराज से कहा, हाँ मैं अब ठीक हूँ, लेकिन शौर्य कहाँ है? वह नहीं आया। ये सुनकर विराज ने सिर झुका लिया। तभी दुष्यंत जो वहां चुपचाप खड़ा था वह बोला, रागिनी शौर्य तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे अंदर की माँ अब उसके दिल तक नहीं पहुंच सकती, अब तुम उसकी माँ कभी नहीं बन सकती, उसे भूल जाओ। ये सुनकर रही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? वो मेरा बेटा है। तभी दुष्यंत ने गुस्से से कहा, चुप करो रागिनी, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उसे तुमने खुद दूर किया था। अब उसके बारे में तुम क्यों सोच रही हो? तुम भी तो पहले उसे अपने जिंदा से दूर करना चाहती थी न, अब क्यों उसको याद कर रही हो? ये सुनकर रागिनी फिर एक बार बेहोश होकर उसी ऑपरेशन टेबल पर गिर गई। डॉक्टर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए रागिनी के वाइटल चेक किए और दुष्यंत को देखकर बोले, ये अभी अभी ऑपरेशन से बचकर बाहर आई है, तुम उसे बाद में भी सुना सकते थे। इस वक्त उनकी दिमागी हालत नाजुक है। आप लोग अब बाहर जाए, हम इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। जब उन्हें फिर से होश आए तो उनसे कोई और बात मत करना। इतना कहकर सभी डॉक्टर्स बाहर चले गए, लेकिन एक डॉक्टर जो दीनानाथ का दोस्त था वह पीछे रुका और उसने दीनानाथ से पूछा, दीनानाथ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसी कौन सी गोली अपने बहू को खिला थी जिस वजह से वह एकदम ठीक हो गई? ये सुनकर दीनानाथ अपना सिर न में हिलाते हुए बोला, दरअसल उस दवाई के बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। यूं समझ लो वह गोली एक ऐसे इंसान के पास से आई है जो इतना खतरनाक है कि हमारे देश की सरकार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तुम भी अपनी सुरक्षा चाहते हो तो उस दवा के बारे में किसी से कुछ मत कहना। ये सुनकर वह डॉक्टर एकदम चुप हो गया। तभी हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक जाती है। उसमें से रेहान, रस्तोगी और उसके साथी पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। जब वे दुष्यंत से मिलते हैं तो रेहान कहता है, हमने पता लगाया है कि ये किसने किया है। इसके पीछे दिल्ली के अग्रवाल ग्रुप का हाथ है। दुष्यंत एक गहरी सांस लेता है और रेहान की तरफ देखकर कहता है, जिस आदमी ने ये किया है उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस ग्रुप से है। उन्हें मेरे बीवी पर हमला करने से पहले ये सोचना चाहिए था, वरना शौर्य को मुझे मजबूर होकर यहाँ बुलाना पड़ेगा। शौर्य का नाम सुनते ही रेहान हिल गया। उसने तुरंत अपनी टीम को भेजकर उस आदमी को उठाने की दिया। रेहान इस वक्त अग्रवाल ग्रुप के खिलाफ जा सकता था, मगर शौर्य उसके खिलाफ तो सरकार भी जल्दी नहीं जाती, तो वह किस खेत की मूली है।
कुछ ही देर में अग्रवाल ग्रुप के उस आदमी को पुलिस वाले दुष्यंत के सामने लेकर आए। इस आदमी का नाम दिनेश अग्रवाल था। ये अग्रवाल परिवार का छोटा बेटा था। इस वक्त अग्रवाल ग्रुप का जिम्मा उसके बड़े भाई के बेटे ईशान अग्रवाल के हाथ में था और अपने भतीजे के कहने पर उसने ये सब किया था। दुष्यंत ने दिनेश को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने बेटे को कई बार लोगों को मारते हुए देखा था, लेकिन खुद कभी किसी को नहीं मारा था, मगर तुमने आज मेरी ख्वाहिश पूरी की। इतना कहकर दुष्यंत ने अपने पॉकेट से अपनी गन निकाली और दिनेश के सिर पर रख दी और उसके कुछ कहने से पहले गोली चला दी। इस वक्त विराज दुष्यंत को ऐसे करते देखकर हैरान था। उसने तुरंत दुष्यंत के हाथ से गन ले ली। उसके बाद उसने शौर्य को फोन करके सारी बात समझा दी। शौर्य, जो इस वक्त भावनाओं के समंदर में डूबकर खुद को शांत करने में लगा हुआ था, उसने जब ये सुना तो उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि अब ये मैटर अग्निहोत्री परिवार संभल नहीं सकता। उसने अपना फोन निकाला और चीफ को फोन किया और हुई सारी घटना बता दी। चीफ ने शौर्य को कोई भी हरकत करने से मना किया और खुद अग्रवाल परिवार के हेड को फोन किया। इस वक्त अग्रवाल परिवार के मुखिया हितेश अग्रवाल अपने पोते के साथ बिजनेस की बात कर रहे थे। चीफ का फोन आते ही वह बोले, क्या हाल है जामवाल साहब, आज आपने हमें कैसे याद किया? तभी चीफ ने उसे सारी घटना बताई। ये सुनकर हितेश को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, मेरे छोटे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। तभी चीफ बोले, दुष्यंत सेठ, पहली मेरी बात सुनो, वो परिवार वैसे तो बहुत छोटा, जैकी उनका पोता बहुत बड़ा है। और आपके बेटे ने पहले उस लड़के के मां को जान से मारने की कोशिश की, वो तो शुक्र है कि वह बच गई। पर आपका बेटा बेवकूफ था जो वहीं पर रुक था, उसे उस लड़के के बाप ने मार दिया है। और रही बात उन्हें मिटने की, तो आपको याद दिल दूं कि जतिन सिंघानिया ने भी यही हरकत की थी, और आज आपको पता है कि जतिन सिंघानिया के साथ क्या हुआ है। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के लोगों को ये बात समझाएं कि उस परिवार से कभी न उलझे, वरना कहीं वह लड़का इस मैटर में घुस गया तो आपके परिवार को रातों रात गायब कर दिया जा सकता है। और हाँ, ये काम देश की आर्मी करेगी, क्योंकि वह लड़का आर्मी में बहुत ऊंचे पोस्ट पर है। साथ ही साथ वह गीतांजलि मेडिसिन का मालिक है और उसका नाम शौर्य है। मुझे लगता है आपको ये नाम सुनकर कुछ याद आया होगा। मैं अब आपको इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आप समझदार है। चीफ ने हितेश को सारी बात एकदम शांति के साथ समझा दी। चीफ के फोन रखते ही हितेश ने सभी लोगों को देखा और बोले, मुझे बस इतना बताओ कि उस द्वारिका के कलेक्टर पर हमला किसके कहने पर किया गया था? ये सुनकर अग्रवाल ग्रुप का हेड, जो उनका पोता था, वह बोला, दादाजी, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे चालू प्रोजेक्ट को कुछ लोगों की मौत के वजह से रोके, तो मैंने चाचा से कहकर उस औरत को रास्ते से हटा दिया। अपने पोते की ऐसी बात सुनकर हितेश अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपने पोते की कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ औलाद, तेरी वजह से आज तेरा चाचा उन लोगों के हाथों से मारा गया है। उस औरत को जो तुम कोई मामूली कलेक्टर समझ रहे थे, वह शौर्य की मां है। ये वही शौर्य है जिसने जतिन को जड़ से उखाड़ दिया है। अरे, तुझे पंगा लेने के लिए कोई और नहीं मिला था। अभी के अभी अपनी पोजीशन खाली करो, वरना तुम्हारे वजह से पूरा परिवार और हमारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। एक काम कर, कल सुबह तू खुद उस औरत से मिलने जाएगा और उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगेगा, और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक तुझे वह माफ नहीं करती। हितेश की बात सुनकर अचानक पूरा कमरा शांत हो गया। सभी को अब सब कुछ समझ आ गया था और उनको आने वाले खतरे का एहसास हुआ था। सभी के हाथ पैर ठंडे हुए थे। अब क्या होगा आगे?